डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एन फ्रैंक। बेसिकली ये जो आपका चैप्टर है ये असल में एक पूरा नावल है जो कि एक लड़की की लाइफ पर बेस्ड है। उसकी डायरी में से लिया गया कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर पूरा नावल लिखा गया था। नाउ बेसिकली एन फ्रैंक एक जर्मन गर्ल थी जो कि जिसकी आप कह सकते हो छोटी एज में ही बहुत जल्दी उसकी डेथ हो गई और उसका बर्थ हुआ था 12 जून 1929 से और उसकी डेथ हुई थी फरवरी या मार्च में 1945 में। उसका मंथ क्लियर नहीं है क्योंकि जिन सिचुएशंस की वजह से उसकी डेथ हुई वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट जिसे आप कह सकते हो। पूरा वर्ल्ड उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जूझ रहा था। एन फ्रैंक एक जर्मन थी। वो एक जूइश गर्ल थी, जूइश फैमिली में पैदा हुई लड़की थी। ज्यूज़ एक रिलीजन है ज्यू का, जिस रिलीजन में वो पैदा हुई थी। नाउ ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के ऊपर एन फ्रैंक ने अपना एक्सपीरियंस जो एक डायरी में नोट किया था। एन फ्रैंक एक बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल थी और जिस तरीके से उसकी डेथ हुई वो ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे ख़राब पीरियड्स में से एक माना जा सकता है। जिस समय हिटलर ने ज्यूज़ के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए थे, तो हिटलर ने इतना ज़्यादा ज्यूज़ को परेशान किया उस समय। आप लोगों ने 9th क्लास में एसएसटी में भी ज़रूर इसके बारे में पढ़ा होगा। नाजिज़्म की जो थ्योरी थी या फिलॉसफी थी। तो एन फ्रैंक अपनी पूरी फैमिली के साथ और दूसरे कुछ एक दो फैमिलीज़ के साथ हाइडिंग में यानी कि छुप कर रह रहे थे क्योंकि वो ज्यूज़ थे, उनकी पूरी फैमिली ज्यू थी। और उस समय जो जर्मन डिक्टेटर था हिटलर, उसने सभी ज्यूज़ और कुछ ब्लैक्स एंड हिप्पीज़ इस तरह के लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार ढाए हुए थे। नाउ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जैसे मैंने बताया ये जर्मन फैमिली ज्यू फैमिली जो थी जर्मनी की, उन्होंने अपने आप को हिटलर से बचाने के लिए, क्योंकि हिटलर ने ऐसे कई टॉर्चर कैंप्स तैयार किए थे जहाँ पर बहुत ही इनह्यूमन तरीके से ज्यूज़ को वहाँ पर मारा पीटा जाता था और उनके साथ बड़ा ही इनह्यूमन बिहेव किया जाता था। इसके ऊपर आप यूट्यूब पर भी वीडियोस देख सकते हैं। बहुत ही ख़तरनाक तरीके से आप कह सकते हैं, बहुत ही इनह्यूमन तरीके से लोगों को वहाँ पर रखा जाता था। तो ज्यूश पॉपुलेशन के अगेंस्ट जब ये सारा का सारा जो आप कहते हैं प्रोपेगेंडा था, जो नाजीज़ का जो प्रोपेगेंडा था, जिन्होंने ज्यूज़ के अगेंस्ट एक पूरा का पूरा आप कह सकते हैं मिशन बनाया हुआ था उन्हें ख़त्म करने का। तो जुलाई 1942 में जो एन फ्रैंक है, यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है जिनकी हम डायरी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनकी डायरी का एक हिस्सा है ये। तो वो हाइडिंग में अपने फादर ऑटो फ्रैंक की जो ऑफिस की बिल्डिंग थी वहाँ पर जाकर छुप गई थी और 2 साल तक हाइडिंग में रहने के बाद फिर किसी ने उन्हें अपने किसी पर्सन ने धोखा दे दिया और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में, यानी कि जहाँ पर ज्यूज़ को टॉर्चर किया जाता था बुरे तरीके से, वहाँ पर भेज दिया गया। तो इस टॉर्चर में एन फ्रैंक और उसकी पूरी फैमिली में से सिर्फ उसके फादर ही थे जो ज़िंदा रह पाए, इस टॉर्चर को बर्दाश्त कर पाए। बाकी सबकी वहाँ पर डेथ हो गई थी। इसी तरीके से और लाखों लोग मारे गए थे इन टॉर्चर कैंप्स में। ये आज भी ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे ख़राब एक्सपीरियंसेस में से गिना जाता है, ये टॉर्चर कैंप्स का जो एक्सपीरियंस था। तो उसकी सिस्टर मार्गॉट फ्रैंक और उसकी मदर यानी कि इन तीनों की डेथ खुद एन फ्रैंक, जिसकी पिक्चर आप सामने देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में,
एन फ्रैंक, उसकी मदर और उसकी सिस्टर, ये तीनों वहाँ पर इनकी डेथ हो गई। सिर्फ इनके फादर ऑटो फ्रैंक, जिन्होंने बाद में जब वापस वो अपनी उस ऑफिस बिल्डिंग में गए जहाँ पर वो हाइडिंग में थे, वहाँ पर उन्होंने एन की डायरी पढ़ी, तो उस डायरी को उन्होंने बाद में पब्लिश किया, जिसके बाद ये वर्ल्ड फेमस हुई ये डायरी। इसमें एन के काफ़ी आप कह सकते हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस एन ने शेयर किए हुए थे अपनी डायरी में। तो एम्स्टर्डम में जब वॉर एंड हुई तो उसके फादर को ये डायरी मिली, कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड। तो इसीलिए क्योंकि उसके फादर को लगा कि ये बहुत ही एक यंग गर्ल के, जो बहुत इंटेलिजेंट गर्ल थी, उसकी एक्सपीरियंसेस के ऊपर उसने डायरी लिखी थी, जो कि उसकी अकेली एक तरह से फ्रेंड थी जिसके साथ वो अपने इमोशंस को, रियल इमोशंस को शेयर किया करती थी। तो ये बहुत ही हार्ट टचिंग एक्सपीरियंसेस हैं एक यंग गर्ल के, किस तरह से उसने इस हाइडिंग में अपनी लाइफ को स्पेंड किया। नाउ द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर her 13th बर्थडे and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944, 1 अगस्त 1944। अभी जो डायरी थी वो एन फ्रैंक को उसके 13th बर्थडे पर दी गई थी और उसके 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक की पूरी इसमें एंट्रीज़ हैं। और फाइनली उसे फिर डच लैंग्वेज, जिसमें एन ने उसे लिखा था अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में अपनी, उससे फिर दूसरी लैंग्वेजेस में उसे लिखा गया और पूरी दुनिया में इसे पढ़ा गया और बहुत सारे लोग इस बुक को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इसके ऊपर कई सारी फिल्म्स भी बनी हैं, टेलीविज़न और थिएटर और टेलीविज़न सीरीज़ भी बनाई गई हैं और एक ओपेरा भी है जो इस डायरी पर बेस्ड है। नाउ क्योंकि एन, जैसा मैंने बताया, बहुत ही समझदार लड़की थी, तो इसीलिए वो जो भी उसके दिमाग में चलता था और बहुत मैच्योर किस्म की उसकी सोच थी। इसमें बहुत ही उसकी जो लाइफ नाज़ीज़ के अंडर, जब नाज़ीज़ ने इतने जुल्म किए हुए थे उन सब के ऊपर, उसके अंडर किस तरह से उसने अपनी लाइफ को आगे जिया और क्या क्या फ़ील किया उसने और क्या क्या चीज़ें उसके साथ हुई, वो सब उसने इसमें शेयर किया है। और होलोकॉस्ट वो जगह है जहाँ पर नाज़ीज़ इस तरह के टॉर्चर कैंप्स में, वन ऑफ दोज टॉर्चर कैंप्स, यानी कि कई सारे टॉर्चर कैंप्स में, उसमें से वन ऑफ द फेमस है, इनफेमस आप कह सकते हैं, बहुत ही जहाँ पर बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट लोगों को दिया जाता था, उस जगह का नाम है होलोकॉस्ट। इसके बारे में आप यूट्यूब पे अगेन सर्च करेंगे तो आपको बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस ये हो सकता है आपके लिए। नाउ अब एन आगे लिखती हैं अपनी डायरी में, राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, यानी कि मेरे लिए डायरी लिखना एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैंने इससे पहले कभी डायरी नहीं लिखी है, बट इसलिए भी क्योंकि पता नहीं कोई मेरी इस डायरी को पढ़ने में, क्योंकि मैं एक 13 साल की स्कूल में पढ़ने वाली लड़की हूँ, पता नहीं कोई मेरी डायरी को पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा भी या नहीं। तो एन सोचती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लिखने का मन करता है और मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे दिल पर जो बोझ है वो सारी की सारी चीज़ें मेरे मन से हल्की हो जाए, तो इसलिए मैं डायरी लिखना चाहती हूँ। एन एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखती है अगला, कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। तो एन को ऐसा लगता है कि पेपर यानी कागज़ जो है उसमें लोगों से ज़्यादा पेशेंस हैं, बिकॉज लोग, अगर आप उनको अपनी कोई बात कहते हो या उनसे बात करते हो तो वो रिएक्ट करते हैं चीज़ों पर, लेकिन पेपर कभी रिएक्ट नहीं करता, वो सिर्फ आपकी बात को सुनता है। तो वो कहती है अपने चिन पर हाथ रखते हुए, बोर थी, बहुत ज़्यादा बोर फील कर रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कि वो घर पे रहे या बाहर जाए। तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना जो है घर पर बैठ कर अपनी डायरी में कुछ लिखूं। तब उसके माइंड में थॉट आता है, तो फिर वो सोचती है कि हाँ, कि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और को, आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी। वो नहीं चाहती कि कोई और इस डायरी को पढ़े और इसको सिर्फ वो उसी को ही पढ़ने के लिए देगी जब तक वो, या फिर अनलेस आई शुड एवर
फाइंड अ रियल फ्रेंड इट प्रॉब्ली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, कि जो उसको लगेगा कि उसका कोई रियल फ्रेंड है. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस. आई डोंट हैव अ फ्रेंड. तो अगेन उसके लाइफ में उसके ज़्यादा फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं है. ज़्यादा क्या, एक्चुअली में कोई रियल फ्रेंड तो उसको लगता है कि कोई भी नहीं है. तो वो कहते हैं कि शायद कोई विश्वास ना करे कि मैं 13 साल की लड़की हूँ और बिल्कुल अकेली हूँ, क्योंकि यूजुअली इस एज में बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं लोगों के. लेकिन वो कहती है कि मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं बहुत अकेली हूँ, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है. कहने को मेरे फ्रेंड्स बहुत हैं, लेकिन रियल फ्रेंड्स नहीं है जिनसे मैं अपनी रियल फीलिंग्स को शेयर कर सकूँ. आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर. वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरी बहन जो है वो भी मेरी एक अच्छी बहन है, 16 ईयर्स की एज है उसकी. और वो कहती है ऐसे कम से कम 30 लोग हैं जिनको मैं दोस्त कह तो सकती हूँ. मेरी अच्छी फैमिली है, मेरी आंटी हैं और एक अच्छा घर है. बाहर से देखने में लग सकता है कि एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, कि मेरे पास सब कुछ है सिर्फ एक अच्छे दोस्त को छोड़कर. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम. तो वो कहती है मैं जब दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं सिर्फ एंजॉय करना चाहती हूँ. मैं आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम. वो कहती है कि मैं अपने दोस्तों से ज़्यादा रियल जो मेरी लाइफ की चीज़ें हैं उनको डिस्कस नहीं कर सकती, कि शायद ये इसलिए है क्योंकि हम एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा क्लोज नहीं हैं. तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि ये जिस कल्चर से बिलोंग करती है एन, उसका भी यहाँ पर बहुत फ़र्क है. तो आपको एन की फीलिंग्स या इमोशंस को समझते वक्त उसके कल्चर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो जर्मन कल्चर में जहाँ पर बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, वहाँ पर किस तरह की उसकी सोच का कारण जो है बेसिक वो यही है कि वो उसका कल्चर, जिस कल्चर से वो बिलोंग करती है वो कल्चर में बच्चे काफ़ी जल्दी मैच्योर हो जाते हैं. और तो वो कहती है कि चलो चीज़ें ऐसी ही हैं एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. तो वो कहती है कि और मुझे पता है कि चीज़ें बदलेंगी भी नहीं और इसीलिए मैंने डायरी लिखने की सोची है, कि डायरी मैं इसलिए लिखना चाहती हूँ. तो एन की लाइफ में कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको लेकर उसे जो जो एक्सपीरियंसेस हुए, तो वो सारी की सारी चीज़ें उसने डिसाइड की कि मैं अपनी एक डायरी में ही ये सब चीज़ें लिखूंगी. अब क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स थे उनके साथ उसे वो कंफर्ट फील नहीं होता था, तो इसीलिए उसने उस डायरी में अपने जो एक्सपीरियंसेस लिखे. नाउ तो वो कहती है कि मैं सिर्फ ये नहीं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ चीज़ों को लिखूँ, उसमें अपने इमोशन भी मैं अच्छे से डायरी में लिखना चाहती हूँ कि मुझे क्या क्या हुआ, उसके लिए मुझे क्या क्या फील होता है. और डायरी को इसलिए उसने अपना फ्रेंड बता दिया और उसका नाम रखा डायरी का किटी. डायरी का नाम उसने क्या रखा? किटी. ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में आगे पूछी जाएंगी, तो प्लीज़ इसको ध्यान से याद रखना है कि डायरी को उसने अपना बेस्ट फ्रेंड बताया क्योंकि उसका कहना था कि पेपर जो है उसमें इंसानों से ज़्यादा पेशेंस होती हैं, और उस डायरी को उसने नाम दिया किटी. नाउ सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. तो वो कहती है क्योंकि कोई भी उसकी डायरी में जो वो लिख रही है उसको अगर वो डायरेक्ट लिख देगी तो शायद कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर उसके इमोशंस नहीं होंगे. तो इसीलिए उसने सोचा कि मुझे अपना एक छोटा सा स्केच लिख देना है अपनी लाइफ का. नाउ अब वो इसमें आगे लिखती है कि उसके फादर उसे बहुत पसंद हैं, यानी कि वो अपने फादर से बहुत प्यार करती है. वो कहती है कि मेरे फादर दुनिया के सबसे अच्छे फादर हैं. तो वो कहती है कि मेरे फादर की जो मैरिज हुई थी मेरी मदर से, वो तब हुई थी जब वो 36 ईयर्स के थे
और मेरी मदर जो थी वो सिर्फ 25 ईयर्स की थी। मेरी सिस्टर मार्गॉट, वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में उसका बर्थ हुआ था 1926 में, और एन का खुद का जो बर्थ था वो 12 जून 1929 में हुआ था। आई लिव इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, यानी जब मैं 4 साल की थी तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। फिर मेरे फादर जो थे वो हॉलैंड 1933 में माइग्रेट हो गए, यानी कि उन्हें वहाँ पर हॉलैंड चले गए वो। उसकी जो मदर थी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। फिर वो भी, उसकी मदर भी सितंबर में हॉलैंड चली गई। और मार्गॉट और ये जो थे एन वर सेंट टू एशन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर। तो ये दोनों को अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए दूसरी जगह एशन भेज दिया गया। मार्गॉट फिर दिसंबर में हॉलैंड चली गई और फिर एन भी फरवरी में हॉलैंड पहुंच गई। नाउ, और ये जब वो हॉलैंड पहुंची, यानी कि उसको ले जाया गया, तो वो छोटी सी थी। तो एक तरह से मार्गॉट के लिए बर्थडे का गिफ्ट था कि उसकी छोटी सिस्टर उसके पास पहुंच गई है। नाउ, फिर उसकी जो स्कूल की जो एजुकेशन थी उसने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से स्टार्ट की। जब तक वो 6 साल की थी फिर वहीं पर ही रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और फिर वो फर्स्ट क्लास में आप कह सकते हैं पहुंच गई एन। और जब वो 6 स्टैंडर्ड में थी तो उसके जो टीचर थी मिसेस कोपेरोस, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी उनके स्कूल की। एट द एंड ऑफ द ईयर वी आर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। तो वो कहती है कि जब साल ख़त्म हुआ तो हम दोनों ही बहुत रोए, क्योंकि जो हमारी फेयरवेल थी उससे बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइम था वो हमारे लिए। फिर 1941 में जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो इसीलिए उसका बर्थडे जो था वो बहुत ही छोटे मोटे सेलिब्रेशन के साथ चला गया। फिर उसकी जो ग्रैंड मदर थी उनकी भी डेथ हो गई जनवरी 1942 में आते आते। किसी को नहीं पता कि हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, कि कोई नहीं जानता कि वो अपनी ग्रैंड मदर को कितना मिस करती है और आज भी उनसे बहुत प्यार करती है। 1942 में जो उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया वॉज इंटेंटेड टू मेक अप फॉर द अदर, यानी कि वो एक तरह से उसके पिछला बर्थडे जो उसका बिना किसी खास सेलिब्रेशन के निकला था, उसको एक तरह से उसकी जगह पर उसको जो पिछला उसका बर्थडे रह गया था उसकी सेलिब्रेशन भी इस बार करने के लिए इस तरह से उसको सेलिब्रेट किया गया कि दोनों बर्थडे साथ साथ अच्छे सेलिब्रेट हो जाएं। एंड ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और ग्रैंड मदर की जो कैंडल थी उसकी जो उसके बर्थडे के लिए वो भी बाकियों के साथ जलाई गई। नाउ अब वो कहती है कि मैं और मेरी फैमिली बहुत अच्छे से लाइफ जी रहे हैं। और आज 20 जून 1942 को एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, कि आज वो डेट है जिस डेट पे वो अपनी डायरी स्टार्ट कर रही है। 20 जून 1942 को वो लिखती है, डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज़ क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। तो अब ये अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही है एन। तो क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब कि सभी जो है थर थर काँप रहे थे डर की वजह से। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back। तो वो कहती है कि उसका रीज़न क्या है, सभी क्यों डरे हुए हैं, कि जो आने वाले टाइम में जो मीटिंग है जिसमें टीचर्स ये डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में कौन कौन जाएगा और किसे इसी क्लास में रुकना पड़ेगा, यानी कौन बच्चे फेल हो जाएंगे। वो कहती है कि आधी क्लास में बच्चे ये शर्तें लगा रहे थे, बेट्स कर रहे थे कि 2 बच्चे जो थे जो उनके पीछे बैठे हुए थे, सीएन एंड जेक्स, हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट, जिन्होंने इस शर्त पे अपनी पूरी छुट्टियों की जो उनकी सेविंग्स थी उसको शर्त लगा दी थी। और सुबह से लेकर रात तक वो यही बातें करते थे कि तुम पास हो जाओगे, तो सामने वाला बोलता था कि नहीं 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 मैं कहाँ पास हो जाऊँगा, तो वो कहते थे हाँ हाँ तू पास हो जाएगा। तो इस तरह से बातें होती रहती थी कि एक दूसरे को वो कहते रहते थे कि तुम पास हो जाओगे, मैं नहीं हो पाऊँगा। तो वो कह रहे कि क्योंकि ये दोनों भी, वो और उसकी फ्रेंड भी, इस बात पे पीछे गुस्से में देखते थे, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो
अपनी ऐसी बातें करते रहते थे। तो इस पर एन कहती है, इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, यानी कि 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं पूरी क्लास के, उन्हें एन कहती है कि पास नहीं होना चाहिए, वो इतने नालायक है सभी। लेकिन टीचर्स जो हैं वो सबसे अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि वो किसी नालायक बच्चे को भी पास कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो वो कहती है कि मैं अपने और अपनी जो मेरी दूसरी लड़कियां फ्रेंड्स हैं, गर्ल फ्रेंड का मतलब यहाँ पर है कि जो उसकी लड़कियां फ्रेंड्स हैं, उनके बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है, हम सभी पास हो जाएंगे। वो कहती है कि मुझे सिर्फ मैथ्स में चिंता है, लेकिन इसके लिए हम सिर्फ वेट कर सकते हैं, और तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट, तब तक हम सभी एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा सकते हैं। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, देयर आर 9 ऑफ देम। तो वो कहती है कि मैं अपने सभी टीचर्स से काफ़ी अच्छे से मेरा बातचीत है, यानी कि उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा मिलना जुलना है, यानी वो सभी मुझे बहुत प्यार करती हैं। और मेरे 9 टीचर्स हैं, जिसमें 7 मेन हैं और 2 वुमेन हैं। मिस्टर कीसिंग जो कि उसके मेन ऐसे मैथ्स के टीचर हैं, जिनसे ये सारा का सारा आगे हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मिस्टर कीसिंग के साथ उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, इसको हम नेक्स्ट ऑडियो में सुनते हैं। थैंक यू।